नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 अगस्त। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने बीपीएल न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं विपक्ष की तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, एसपी, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेएमएम समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। जी हाँ, दरअसल विपक्षी पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पी चिदम्बरम सीबीआई की रिमांड में है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बदले की राजनीति है। इतना ही नहीं, इस मामले में पूरी कांग्रेस एक सुर में चिदम्बरम के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रमुख रणनीतिकार दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस के सूत्र आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों की केंद्रीय एजेंसियों के जरिए निशाना बना रही है। उधर विपक्षी लोगों के सामने ये दलीलें भी देने की कोशिश करेगा कि कैसे मोदी सरकार जमीनी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विरोधियों के खिलाफ ऐसे मामले ला रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर नेता टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, सीपीएम, एसपी, बीएसपी, सीपीआई, आरजेडी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप के नेताओं के साथ संपर्क हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसपी के साथ भी बात हुई है और उन्होंने समर्थन का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग की ओर से मायावती के भाई पर भी शिकंजा कसा था। चिदम्बरम मामले में कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष भी साथ आने लगा है। यूपीए के घटक रहे डीएमके के सुप्रीमो स्टालिन ने आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। गुरुवार को विपक्ष की ओर से कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की भी मांग करते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जुटे नेताओं में कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, एसपी नेता रामगोपाल यादव, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, आरजेडी के मनोज झा और टीएमसी की ओर से दिनेश त्रिवेदी शामिल हुए। इन नेताओं ने मांग की कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा किया जाए और वहां दूरसंचार सेवाएं बहाल की जाएं। दरअसल हम आपको बता दें कि जो ये रूपरेखा निकल के आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकली है और सोनिया गांधी का अध्यक्ष बनना भी इसका एक हिस्सा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार आक्रामकता के साथ काम कर रही है, इससे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाकर सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए सोनिया गांधी के इस टेबल पर बैठकर बात करने के लिए सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी और माना जा रहा है कि सभी विपक्षी पार्टी जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। फिलहाल देखने की बात होती है कि वो आंदोलन कब शुरू होता है, लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो कि निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से एक बार यूपी की योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की छवि बिगाड़ कर रख दी है योगी सरकार ने। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जंगल राज बना दिया है, हर तरफ भय व आतंक का माहौल है। भाजपा सरकार प्रदेश की छवि बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देश ही नहीं, विदेशों में भी यूपी की बदनामी हत्या प्रदेश के रूप में हो रही है। पूरा राज्य अपराधियों की गिरफ्त में है। उन्होंने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि पिछले साल 15 दिसंबर को आगरा के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ककेराड़ा गांव में बबलू यादव की हत्या कर दी गई। घटना में 8 माह बाद न तो हत्यारे पकड़े जा सके और न ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा व आर्थिक मदद की गई। बबलू के परिजनों का कहना है कि हत्या की जांच की ढिलाई भी बरती जा रही है। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किशोरियों व मासूम बच्चियों तक सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा। व्यापारी लूटे जा रहे हैं, अधिवक्ता मारे जा रहे हैं। अपराधी न तो प्रदेश से बाहर गए हैं और न ही जेल में रहने से उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग पा रहा है। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और यूपी को हत्या प्रदेश बता दिया है। जी, हम आपको बता दें कि लगातार हत्याओं का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। यूपी में अपराधी बेखौफ पूरी तरीके से और पुलिस का कोई भी डर नहीं है। लगता है योगी सरकार की अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं और यही कारण है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं। फिलहाल देखने की बात होती है क्या, तो लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है बिहार से, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो नेता हैं बड़े बड़े, उनके
बयान इस तरीके से आ रहे हैं मानो टकराहट बीजेपी और जेडीयू में देखने को साफ साफ मिल रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस वक्त जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में सब कुछ समान नहीं है, तो दोनों की तलखी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। 3 तलाक, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर जेडीयू सरकार से अपनी असहमति जता चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच ये रिश्ता कब तक चलेगा। जेडीयू की राजनीति किस तरफ बढ़ती दिख रही है? क्या नीतीश कुमार अकेले पड़ रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर जेडीयू के सीनियर नेता और पूर्व डिप्लोमेट पवन वर्मा ने मीडिया न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जब धारा 370 हटाने का फैसला हो चुका है तो हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जिस प्रक्रिया से हुआ है वो सब हमारे हिसाब से संविधान के खिलाफ है। संविधान की धारा 3 स्पष्ट है कि बिना पर्याप्त मशविरा किए और सभी पक्षों को विश्वास में लिए कोई प्रदेश नहीं बना सकते हैं और न पुराने राज्यों की सरहदें बदल सकते हैं। आप किसी राज्य को तब तक समाप्त नहीं कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा से राय विचार न कर ले। जम्मू कश्मीर में जब असेंबली ही नहीं थी तो राय लेने का सवाल ही कहाँ उठता है। ये तर्क भी आंशिक रूप से ही सही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चतुराई करती है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अगर ज़्यादा गेम प्लान करती है या फिर अगर उनको लगता है कि हम अकेले चुनाव जीत लेंगे तो कोई वो दिक्कत नहीं है। जेडीयू भी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। 2020 में पूरी तरीके से उनकी जीत हासिल होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अपने दम की बात की जा रही है जेडीयू की तरफ से, आरजेडी को फिर से एक बार साथ लेने की सुबुहार तेज़ हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ सकती है। फिलहाल देखने की बात होती है 2020 में क्या वाकई में अकेले चुनाव लड़ा जाता है या साथ में होते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी विशाल बहुमत से 1986 में जीत के आए थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं किया बल्कि देश की विकास के लिए किया था। सोनिया की ये टिप्पणी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के पृष्ठभूमि में आई है। सीबीआई ने चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया के संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया और अब 5 दिन की रिमांड भी ले ली है। अब 5 दिन उनको अपने अंडर कस्टडी में भी रख लिया है। इसको लेकर सोनिया गांधी मोदी सरकार पर जबरदस्त भड़की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के कोने कोने तक जाकर ये संदेश दिया कि भारत की विविधता का उत्सव मनाकर ही देश को मजबूत बना सकते हैं। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज इसके पूरा उलट हो रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन विपक्षियों को केवल परेशान करने के लिए। देश में मंदी छाई हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान लगातार भटक रहे हैं। इन सारे कार्यक्रमों से मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए लगातार विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या फिर एसपी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार लगातार परेशान करने में लगी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है फेसबुक से, जहां पर अब मीडिया पर संकट के बीच फेसबुक अब करने जा रहा है पेशेवर पत्रकारों की नियुक्ति। जी हाँ, अमेरिका में प्रिंट मीडिया पर संकट के बीच फेसबुक ने खबरें परोसने के लिए एल्गोरिदम की जगह पेशेवर पत्रकारों की नियुक्ति का फैसला किया है। इसमें विशेषज्ञों ने सराहा है, लेकिन इसे संकटग्रस्त मीडिया उद्योग में नई जान पड़ने की बहुत संभावना नहीं है। फेसबुक ने मंगलवार को कहा है कि वो राष्ट्रीय स्तर के बड़े समाचारों के चुनाव के लिए पत्रकारों की एक छोटी टीम बनाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम सही समाचारों को सामने ला रहे हैं। इसके तहत अब समाचार पारंपरिक न्यूज फीड की जगह न्यूज़ टैब नामक के सेक्शन में है। तो इस तरीके से फेसबुक ने सोशल साइट के जरिए देश विदेश में अब न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने का भी एक उसी में आइकन बनाएगा। इसको लेकर अब फेसबुक जल्द ही उस टैब को जोड़ने वाला है, जिसे न्यूज़ टैब के रूप में फेसबुक में ही जाना जाएगा। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव फेसबुक की तरफ से। अब फिर चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त मोदी सरकार पर हमला बोला। इसमें सबसे पहला नाम ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाना चाहती है। अब जिन कामों को अगर विपक्षी पार्टियां गिनाने के लिए होती हैं, सरकार की कमियों को गिनाने के लिए जब विपक्षी पार्टी अपना काम कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। पी चिदम्बरम का कोई मुद्दा ही नहीं था। जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री को सीबीआई और ईडी द्वारा यूं गिरफ्तार किया जाता है,
उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का घमंड झलक रहा है। लेकिन एक दिन भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा भी, तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने ज़बरदस्त तरीके से निशाना साधा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। भीम आर्मी चंद्रशेखर समेत 96 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए रविदास मंदिर के बाद प्रदर्शन जारी है। इस बीच भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर सहित 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चंद्रशेखर और उनके अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 147, 49, 86 और 332 के तहत गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल तुगलकाबाद में स्थित रविदास के मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद 10 अगस्त को डीडीए ने इसे गिरा दिया। मानता है कि 15वीं शताब्दी के महान संत रविदास यहाँ 3 दिनों तक ठहरे थे। मंदिर गिराने के विरोध में दलित समाज ने अम्बेडकर भवन में एक रैली निकाली, जो रामलीला मैदान होते हुए तुगलकाबाद के लिए रवाना हुए। पुलिस के मुताबिक रैली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह हिंसक झड़प होने लगी। ऐसे में पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। मंदिर को ढहाने के खिलाफ प्रदर्शन भी भीम आर्मी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों को मंदिर के स्थान तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की और दीवार फांदकर मंदिर के स्तर पर पहुंचने की भी कोशिश की थी। और जिस तरीके से हिंसक झड़प होने लगी, इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर समेत 96 लोगों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। फिलहाल आज की बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि पी चिदम्बरम जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड भेजा गया है, अब अगला नंबर कांग्रेस पार्टी में किसका होना चाहिए। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।